हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन क्लासेज। आज हम आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम जीवों में लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। फर्स्ट वीडियो में आपको जीवों में होने वाले अलैंगिक जनन के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि जो अलैंगिक जनन होता है वो सभी एक कोशिकीय जीवों में व अपुष्पीय पादपों में होता है। यहाँ पे हमको पढ़ना है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो लैंगिक जनन होता है ये भी सभी विकसित जंतुओं में तथा पुष्पीय पादपों में होता है। विकसित जंतु का मतलब ये होता है कि ऐसे जंतु जिसमें जनन तंत्र पाया जाता हो, उपस्थित हो, ऐसे ही जंतुओं में लैंगिक जनन होता है। तथा सभी पुष्पीय पादपों में, जिसको हम बोलते हैं फेनोगेमी, पुष्पीय पादपों में पुष्प के माध्यम से लैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिफिनीशन देखते हैं कि लैंगिक जनन कहते किसे हैं। तो यहाँ पर देखिए, लैंगिक जनन किसे कहेंगे? जीवों में होने वाला ऐसा जनन जिसके लिए नर तथा मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है। इसमें नर तथा मादा जननांग आपस में संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज का निर्माण होता है वही विकसित होकर नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर देखिए, लैंगिक जनन को आप परिभाषित करने के लिए लिख सकते हैं कि नर जननांग तथा मादा जननांग आपस में संलयित होते हैं, जुड़ते हैं और एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। जो यहाँ पे युग्मनज होता है वो द्विगुणित होता है और जो नर और मादा जननांग होते हैं वो जो होते हैं अगुणित होते हैं। और यही जो युग्मनज बनता है यही विकसित होकर नए जीव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे लैंगिक जनन की परिभाषा बता सकते हो कि जीवों में होने वाला ऐसा जनन जिसमें नर जननांग तथा मादा जननांग आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। अब देखिए, जो लैंगिक जनन होता है सभी विकसित जंतुओं तथा सभी पुष्पीय पादपों दोनों में होता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन। जंतुओं में जो लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है, यही यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज तो सबका पहले ही क्लियर हो गया होगा कि लैंगिक जनन होने के लिए नर व मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है, जबकि इससे पहले आप अलैंगिक जनन में पढ़े थे कि अलैंगिक जनन होने के लिए नर व मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता नहीं होती है, वो केवल एक ही सदस्य में संपन्न हो सकता है। लेकिन लैंगिक जनन होने के लिए नर व मादा दोनों का होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर देखिए, जंतुओं में जो लैंगिक जनन होता है तो इसमें जंतु का नर जननांग, तो इसमें जंतु का नर जननांग जिसे कहते हैं शुक्राणु तथा मादा जननांग जिसे कहते हैं
अंडाणु, यही दोनों यानी नर जननांग शुक्राणु की हैप्लॉइड कोशिकाएं, आगुणित कोशिकाएं तथा मादा जननांग यानी अंडाणु की हैप्लॉइड जो सेल होती हैं आपस में संयुग्मित होती हैं, आपस में जुड़कर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करती हैं और यही विकसित होकर नए जीव उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखें, जो शुक्राणु की कोशिकाएं होती हैं ये जो नर जननांग की तरह बिहेव करती हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो जो शुक्राणु की कोशिकाएं होती हैं इसका निर्माण वृषण में होता है, वृषण में होता है। और जो अंडाणु की कोशिकाएं होती हैं इसका जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। वृषण में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन की एक क्वालिटी होती है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो कोशिकाएं निर्मित होती हैं सभी आगुणित होती हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि शुक्राणु भी आगुणित होता है और अंडाणु भी आगुणित होता है। यही जो शुक्राणु नर जननांग की तरह बिहेव करता है और अंडाणु मादा जननांग की तरह बिहेव करते हैं, दोनों आपस में संलयित होते हैं और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं जो विकसित होकर नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। एक चीज यहाँ पे और जानते रहिए कि जो शुक्राणु और अंडाणु की कोशिकाएं होती हैं इसे युग्मक कहते हैं, इन्हें युग्मक कहते हैं। और युग्मक कोई भी होगा, युग्मक हमेशा हैप्लॉइड ही होता है। उस युग्मक का निर्माण चाहे समसूत्री विभाजन द्वारा हो अथवा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हो, दोनों ही कंडीशन में जो युग्मक बनते हैं वो हमेशा अगुणित ही होते हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और नए जीव उत्पन्न होते हैं। आगे देख लें, इसी प्रक्रिया को जो लैंगिक जनन द्वारा होता है इसी को ही कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसी बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन में भी यही बोला जाता है कि जब नर जननांग और मादा जननांग आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। निषेचन के पश्चात भी द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो आज आगे आपको बताया जाएगा। जैसे इसमें अभी ये सारी चीजें हैं कि निषेचन से पूर्व घटित होने वाली घटनाएं क्या होती हैं और निषेचन के पश्चात घटित होने वाली घटनाएं क्या होती हैं, वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पे पहले थोड़ा सा जो फंडामेंटल है उसको जान लेते हैं लैंगिक जनन का, फिर उसके बाद उसके पश्चात और उसके पूर्व होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हमको देखना है कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पौधों में भी लैंगिक जनन जो होगा उसके लिए भी नर और मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो चाहे प्लांट हो अथवा एनिमल हो, दोनों में ही मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होगी। तो पुष्प जो होता है ये पौधे का जनन अंग होता है। कभी कभी यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पौधे का जनन अंग क्या होता है, ऑप्शनल में आता है, जैसे दे दिया जड़ है, पत्ती है, पुष्प है, फल है। तो ये जानते रहें कि जो पुष्प होता है यह पौधे का लैंगिक अंग होता है, जनन अंग होता है। पुष्प में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पुंकेसर जो पुष्प का नर जनन अंग होता है,
पार्ट होता है जायांग या स्त्री केसर, जो पुष्प का मादा जननांग होता है। जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर में पाए जाते हैं परागकण, और यही जो परागकण होता है वास्तव में यही मुख्य नर जनन अंग होता है। और जो मादा जनन अंग यानी जायांग होता है, इसमें पाया जाता है अंड कोशिका, जो मुख्य रूप से मादा जननांग की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर देखें, पौधों में लैंगिक जनन जो होगा वो पुंकेसर यानी नर जननांग यानी परागकण और मादा जननांग यानी अंड कोशिका के द्वारा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले चीज ये क्लियर कर लीजिए कि जो पुष्प होता है, सॉरी आप पौधा बोल दें, कि पौधे में जो लैंगिक जनन होता है, ये प्रक्रिया जो होती है ये परागण के पश्चात होती है। पहले परागण की क्रिया होगी, उसके बाद ही लैंगिक जनन प्रक्रिया प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए परागण किसे कहते हैं और किस प्रकार से पुष्प के अंदर लैंगिक जनन जो होता है वो संपन्न होता है। तो मान लीजिए ये कोई पुष्प है, ये कोई पुष्प है, देखिए पुष्प के जो मध्य का ये भाग होता है, इसके सबसे ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र भाग, बीच वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, और सबसे नीचे फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं। और इसी तीनों को सम्मिलित रूप से जायांग या स्त्री केसर कहते हैं, जो मादा जननांग की तरह बिहेव करता है। ये जो भाग होता है, इसके ऊपर वाले भाग को पराग कोश कहते हैं, इसको पराग नलिका कहते हैं, और जो पराग कोश होता है इसी के अंदर परागकण भरे होते हैं। इसी के अंदर छोटे छोटे परागकण पाए जाते हैं। जब परागकोश का स्फुटन होता है, जब परागकोश फटता है, तो इसमें जो परागकण वाले होते हैं वो मुक्त होते हैं। जब परागकण मुक्त होते हैं तो यही परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचते हैं, और यही परागकोश से परागकण का निकल के पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पे पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। इसी क्रिया को परागण कहते हैं। ये स्वपरागण होता है। जो परागण की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। पहले तो परागण समझ लीजिए किसे कहते हैं। पुष्प के परागकोश से परागकण का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पे पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण दो प्रकार से होता है। स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है, इसका दोनों का मतलब समझ लीजिए। स्वपरागण उसे कहते हैं कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन जब किसी पुष्प का परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो इस क्रिया को बोलते हैं परपरागण। ठीक है, आगे देखें। जब यहाँ पे परागण की क्रिया द्वारा परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर आते हैं तो वर्तिकाग्र भाग पे पाया जाता है सुगर सॉल्यूशन। यहाँ पे शर्करा युक्त विलयन होती है। यहाँ पे
शर्करा युक्त विलयन पाया जाता है और उस विलयन को परागकण अवशोषित करता है। जब परागकण उस विलयन को एब्जॉर्ब करता है तो वो अंकुरित होना प्रारंभ करता है और जब वो अंकुरित होता है तो वहां पे पराग नलिका का जन्म होता है। पराग नलिका विकसित होती है जिसे जर्म ट्यूब जनन नलिका भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो जनन नलिका विकसित होती है उस जनन नलिका के शीर्ष भाग पर दो नर युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पे दो नर युग्मक बनते हैं और जो दोनों नर युग्मक बनते हैं वही दोनों नर युग्मक ये होता क्या है, ये विकसित होकर वर्तिका भाग से होते हुए अंडाशय के अंदर प्रवेश करता है और जो अंडाशय होता है यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती हैं, 8 कोशिकाएं पाई जाती हैं और जो कोशिकाएं होती हैं इसमें बीच वाली जो कोशिका होती है जिसको कहते हैं अंड कोशिका और यहाँ पे जो किनारे पर कोशिकाएं होती हैं इसे कहते हैं प्रतिध्रुवीय कोशिका, प्रतिध्रुवीय कोशिका। और उसके जो किनारे की यहाँ की बगल की कोशिकाएं होती हैं इसको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए कि जब जनन नलिका विकसित होकर अंडाशय के अंदर प्रवेश करता है तो अंडाशय के अंदर प्रवेश करने के बाद उसके शीर्ष भाग पर जो दोनों नर युग्मक विकसित हुए रहते हैं वो दोनों नर युग्मक इसके अंडाशय के अंदर प्रवेश करते हैं और जो जनन नलिका होती है वो गलकर नष्ट हो जाती है। जब यहाँ पे जनन नलिका गलकर नष्ट हो जाती है तो जो दोनों नर युग्मक होते हैं वो अंडाशय के अंदर मुक्त हो जाते हैं। उसमें से जो पहला नर युग्मक होता है वो अंडाशय के अंदर उपस्थित अंड कोशिका के साथ संलयित होता है, अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। अब देखिए, यानी पुंकेसर का जो नर जननांग है वो क्या है, पहला नर युग्मक है, पहला जो नर युग्मक होता है और जो मादा जननांग होता है वहां पे होती है अंड कोशिका, यहाँ हमने लिखा था वो होती है अंड कोशिका। तो पुष्प में फर्स्ट टाइम जो पहला नर युग्मक होता है अंड कोशिका के साथ संलयित होता है और यही दोनों संलयित होकर युग्मनज का निर्माण कर देते हैं और इस तरह से पुष्प के अंदर पहली बार मुख्य निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। आवृत बीजी पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो 2 बार होती है। जो दूसरा नर युग्मक होता है वो सेकेंड टाइम में प्रतिध्रुवीय कोशिका के साथ संलयित होकर दूसरी बार निषेचन की प्रक्रिया करता है जिसको डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि पुष्प के अंदर किस प्रकार से मुख्य निषेचन की क्रिया यानी लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होता है और जो दूसरी बार जब पहली बार लैंगिक जनन होता है यानी मुख्य निषेचन की क्रिया होती है तो उससे जो युग्मनज बनता है यही युग्मनज जो होता है वो जब फल में कन्वर्ट होता है पुष्प तो यही युग्मनज जो होता है वो बीज का निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है और जो अंडाशय होता है वो फल भित्ति का निर्माण करता है। और जब दूसरी बार निषेचन की क्रिया होती है यानी जो दूसरा नर युग्मक होता है जब वो प्रतिध्रुवीय कोशिका के साथ संलयित होकर दूसरी बार निषेचन की प्रक्रिया करता है तब तो वहां पे जो युग्मनज बनता है वो युग्मनज जो होता है वो बीज के ऊपर का आवरण यानी भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसीलिए हमने कहा कि ये आवृत बीजों का प्रमुख लक्षण होता है दोहरा निषेचन करना। बस आप इतना याद करें, इतना आपको अगर समझ में आ गया होगा कि पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्प के माध्यम से होता है। पुष्प में पुंकेसर नर जननांग और जायांग इस मादा जननांग की तरह बिहेव करते हैं। जो नर जननांग होता है उसमें मुख्य रूप से परागकण और जो मादा जननांग होता है उसमें अंड कोशिकाएं पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं। और जो पुष्प में ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है वो परागण के पश्चात होता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। परागण कहते किसे हैं, जब पुष्प के परागकण से परागकोश निकलकर वर्तिकाग्र भाग पर